तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हिमाचल योद्धा क्लासेस में। आज हमारी फिजिक्स की अगली क्लास है जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा घर्षण फ्रिक्शन के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। घर्षण फ्रिक्शन होता क्या है। कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है तो उनके मध्य होने वाले अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यहां इसका मतलब समझते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु के सतह पर फिसलती है, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी या फिर आप कह सकते हो दो सतहें होंगी। जैसे मान लो ये हमारी एक सतह है, इसके ऊपर हम एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। जब या फिर एक और, ठीक है, दो केस है ना, फिसलती है या लुढ़कती है, दो केस बना लेते हैं, ठीक है। पहला केस है फिसलने वाला। इस तरह से एक बॉक्स है, वो किसी सतह के ऊपर फिसल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इस बॉक्स को यहां से हमने धक्का दिया तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। और या फिर कोई चीज जैसे लुढ़क के चल रही है, ठीक है, तो वो भी इस तरफ जाएगी। अब तो इन दोनों के मध्य में, यानी इस बॉक्स और सतह के बीच में या फिर इस बॉल और सतह के बीच में, ठीक है, चीजें क्लियर हुई। इनके बीच में लगने वाला जो अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल है, इन दोनों के बीच में बल लगेगा, बॉल और सतह के बीच में बल लगेगा, ठीक है। जब ये गति करेंगे या करने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर ये राइट साइड की तरफ जाएंगे तो जो बल लगेगा वो इसकी विपरीत दिशा में लगेगा, अपेक्षित गति की विपरीत दिशा में। मतलब ये इसको चलने से रोकेगा। अगर हमारा बॉक्स इस तरफ जा रहा है तो इसको चलने से ये रोकेगा, ठीक है। तो हमारा जो बल होगा वो किस तरफ लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। यहां पे भी अगर बॉल राइट साइड जा रही है तो बल कहां लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा। जैसे इसका उदाहरण हम ले, ग्राउंड के ऊपर जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, खिलाड़ी हमारे, तो जब वो उसको किक करते हैं, मान लो एक खिलाड़ी ने बॉल को किक किया और कुछ दूरी पे जाके वो बॉल थोड़ी देर के बाद क्या होगी, रुक जाएगी, उसकी गति धीरे धीरे कम होगी और एक टाइम के बाद वो रुक जाएगी। जब देखो बॉल जब उसने किक की तो हवा में उड़ती हुई गई, जब वो सतह पे आई, जमीन पे आई, तो उसकी जैसे वो उसके कांटेक्ट में जब वो आएगी तो उसकी गति जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। गति धीरे धीरे कम हो रही है और एक टाइम आएगा कि वो क्या होगा, बिल्कुल रुक जाएगी। तो वो किस कारण रुकेगी, कौन से बल के कारण रुकेगी, घर्षण बल के कारण। ग्राउंड के बीच में और उस बॉल के बीच में संपर्क हुआ, जैसे जैसे वो आगे की तरफ गति कर रही है तो घर्षण बल उसकी गति को कम कर रहा है और एक टाइम पे आके वो बॉल रुक जाएगी। तो इस तरह यह बल काम करता है। आपको याद क्या रखना है कि यह बल हमेशा अपेक्षित गति की विपरीत दिशा में लगता है। जैसे मान लो अगर हम आगे की तरफ चलेंगे, इस तरह से हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो घर्षण बल किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। इसकी दिशा क्या रहेगी, विपरीत दिशा रहेगी। एक और उदाहरण अगर मैं आपको दूं, जैसे जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथों को इस तरह से रगड़ते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। तो हमारे दो हाथों के बीच में लगने वाला बल भी क्या कहलाएगा, घर्षण बल कहलाएगा। घर्षण की वजह से यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। तो ये थी घर्षण बल की परिभाषा। अब हम देखेंगे घर्षण बल कितने प्रकार का होता है और कौन कौन से उसके प्रकार होते हैं। तो अब हम देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जैसे स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गति घर्षण। अगर इंग्लिश में इनको देखें तो स्थैतिक घर्षण को स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, जो सीमांत घर्षण है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन और गति घर्षण को काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जो गति घर्षण है उसके आगे 2 और प्रकार होते हैं, लोटनिक घर्षण और सर्पिल घर्षण। अब हम इनको देखते हैं कि इसका क्या क्या मतलब होता है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लो हमारे पास एक ऐसी सतह है, ठीक है, और यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉक्स इतना बड़ा है कि अगर हम इसको हिलाने की यहाँ पे कोशिश करें तो हम इतनी ताकत इस पे, अगर हम अपनी पूरी ताकत इस पे लगा देते हैं तो यहाँ अपनी जगह से ये नहीं हिलेगा। अगर 2 लोग इसको हिलाने की कोशिश करें तो शायद ये थोड़ा सा हिल जाए, लेकिन अगर अकेले हिलाने की कोशिश करें तो इसका भार की वजह से और इसके सतह के बीच में घर्षण इतना हो जाएगा कि हम इसको हिला नहीं सकते,
ठीक है, मतलब इसकी जो स्थिति है वो चेंज नहीं होगी, अपनी ही जगह पे ये रहेगा। किसके कारण? घर्षण के कारण। ठीक है, इस बॉक्स और स्था के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है उसके कारण हम इसकी स्थिति को चेंज नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण, यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, लिमिट। आप ऐसे समझ सकते हो उसको कि एक लिमिट है, मतलब जितना आप ज्यादा से ज्यादा बल लगा रहे हो, ठीक है, जहां तक ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। अगर उस लिमिट से अधिक आप बल लगाओगे तो वो क्या करेगा? अपनी स्थिति को चेंज कर देगा। ठीक है, तो वो आया हमारे पास सीमांत घर्षण में, लिमिटिंग फ्रिक्शन में। ठीक है, और तीसरा आता है गतिक घर्षण, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे गति का मतलब है कि इसमें गति होगी। पहले दो केसेस में गति नहीं हो रही थी, इसका स्थान चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो तीसरे वाला प्रकार आया गति, मतलब इसमें एक जगह से दूसरी जगह हमारा जो वस्तु है वो जा सकती है। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है लोटनी घर्षण और दूसरा होता है सर्पी घर्षण। इसके उदाहरण हमने अभी पहले देखे थे, जैसे कि एक सतह पे कोई बॉल जो है मूव कर रही है, चल रही है, या फिर कोई बॉक्स मूव कर रहा है। ठीक है, लोटनी घर्षण, जब कोई वस्तु लुढ़क के किसी सतह के ऊपर चलती है तो वो क्या कहलाएगा? लोटनी घर्षण। और सर्पी घर्षण, जब वो ऐसे घसीटते हुए या फिसलते हुए जो कोई भी चीज चलेगी तो वो क्या कहलाएगी? सर्पी घर्षण बल कहलाएगी। अब इन दोनों में प्रश्न आता है कि लोटनी घर्षण और सर्पी घर्षण में कौन सा बल अधिक होता है? ठीक है, तो इन दोनों में जो अधिक रहता है वो कौन सा रहता है? सर्पी घर्षण बल। ये वाला बल अधिक रहता है और लोटनी घर्षण बल कम रहता है। मतलब कि जैसे अगर आप उदाहरण लो सिलेंडर का, अगर हम सिलेंडर को ऐसे उसको जमीन पे लेटा दें और उसको धक्का दें तो इजीली वो चल सकता है। ठीक है, या अगर हम कोई तो वो किसका उदाहरण हुआ? लोटनी के घर्षण बल का, मतलब क्योंकि उसके बीच में घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसलिए किसका उदाहरण है? लोटनी घर्षण बल का। सर्पी घर्षण का बल, अगर हम किसी वस्तु को ऐसे घसीटते हुए उसको फिसलते हुए लेके जा रहे हैं तो वो किसका उदाहरण हुआ? सर्पी घर्षण बल का। तो सर्पी घर्षण बल अधिक होता है और लोटनी घर्षण बल कम होता है, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए। ठीक है, तो घर्षण जो है बहुत ही जरूरी है हमारी जिंदगी में, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हम बोर्ड के ऊपर लिख पा रहे हैं, मार्कर और जो बोर्ड है और दो सतहों के बीच जो बल लग रहा है वो घर्षण बल ही लग रहा है, उसके कारण ही हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं। हमारा रोज का जो चलना फिरना है, जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच और जो सतह है उसके बीच में भी कौन सा बल लग रहा है? घर्षण बल लग रहा है। तो इसी कारण घर्षण बल आप देख सकते हो कितना जरूरी है हमारे लिए। पर कई बार क्या होता है कि दो सतहों के बीच में घर्षण बल इतना अधिक होता है कि जैसे हमारी मशीन जो है वो खराब हो सकती है। तो इसके हमारे लिए बेनिफिट्स भी हैं और इसके लिए हमारे लिए दुष्प्रभाव भी हैं। जैसे कि अगर आप देखो कि घर में अगर टाइल्स फ्लोर जो है, अगर उसके ऊपर तेल गिर जाता है और अगर हम उसके ऊपर चल रहे हैं तो हमारे पांव और टाइल्स के बीच में, सतह के बीच में जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हम वहां पे फिसल सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो घर्षण बल हम इसको कम भी कर सकते हैं। जैसे जो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं या फिर जो डोर्स होते हैं, हम उसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं। आप देखते हैं हम उसमें ग्रीस का प्रयोग करते हैं घर्षण बल को कम करने के लिए। और अगर हमने एक और उदाहरण देखा था, दोनों हाथों को अगर हम ऐसे आपस में रगड़ते हैं तो हमें इससे ऊर्जा मिलती है, हीट मिलती है, हमें गर्मी महसूस होती है। तो इस तरह से घर्षण बल के बहुत सारे उदाहरण हैं। घर्षण बल को कम करने के लिए एक और चीज यूज की जाती है, एक और चीज का इस्तेमाल होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लुब्रिकेंट्स कहते हैं। लुब्रिकेंट क्या करती है? घर्षण बल को दो सतहों के बीच में कम कर देती है जहां पे हमें उसकी जरूरत होती है। तो ये था घर्षण बल के बारे में। अब इसके बाद हमारे पास दो और बल हैं जिनको हम देखेंगे। घर्षण बल के अलावा हमारे पास दो और बल होते हैं जिनको हम अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में इनकी बात की जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा हुआ है। देखो ये कब लगते हैं? जब अगर हम वृत्त में गति कर रही है, कोई भी वस्तु है अगर वृत्त में गति करती है तो तब ये बल दोनों लगते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूम रहे हैं, या फिर किसी पत्थर से हमने धागा बांधा हुआ है और हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो जब भी कोई वस्तु वृत्त में गति करती है तो ये दोनों बल लगते हैं। अभिकेंद्र का मतलब होता है कि जब भी कोई वस्तु वृत्त में गति कर रही होती है तो वृत्त के केंद्र की तरफ ये बल लगता है।
ठीक है। केंद्र की तरफ जैसे यहाँ पे ऐसे पत्थर हमने इसमें बांधा हुआ है धागे से और हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई धागा था और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये कहाँ की तरफ लगेगा, इसके केंद्र की तरफ लगेगा, वृत्त के केंद्र की तरफ। और अगर हम अब केंद्र बल की बात करें तो ये कहाँ से लगेगा, केंद्र से बाहर की तरफ ये बल लगेगा। इसके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसके उदाहरण से हैं। जैसे कि जो सड़कें हैं, सड़कों की ढलान आपने देखी होगी। एक तरफ से जो सड़क जब भी मोड़ आता है तो एक तरफ से वो ढलान बनी होती है और दूसरी तरफ से वो थोड़ी ऊंची होती है, ठीक है। तो वो किस लिए की गई होती है, ताकि गाड़ियों को जो है अभी केंद्र बल मिल पाए, ताकि वो जब वो आप मोड़ काट रहे हो तो आपकी गाड़ी बाहर की तरफ ना जाए, वो अंदर की तरफ आए, केंद्र की तरफ आए, ठीक है। तो ये ढलान बनाई जाती है ताकि आपको कौन सा बल प्राप्त हो, अभी केंद्र बल प्राप्त हो। या जब भी आप बाइक पे हो, साइकिल पे हो, आप उसको चला रहे हो, तो जब भी मोड़ पे हो तो आप जो बाइक या साइकिल चलाने वाला होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाता है, जिस तरफ वो उसको मोड़ काटना है, ठीक है। तो उस तरफ वो झुक जाता है। वो क्यों झुकता है, क्योंकि उसको कौन सा बल प्राप्त करना होता है, अभी केंद्र बल। अगर वो ऐसा ना करे तो वो मोड़ काटते समय सीधे कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा और उसको चोट लग सकती है, ठीक है। तो ये वाला उदाहरण आपको याद रखना है। और दूसरा इसका उदाहरण है रोलर कोस्टर में। जब भी आप रोलर कोस्टर की सवारी करते हो तो उसमें भी कौन सा बल लगता है, अभी केंद्र बल लगता है। अगर हम अब केंद्र बल की बात करें, इसके हम उदाहरण देखें, हमने देखा कि ये केंद्र से बाहर की तरफ लगता है। ये हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। जो वॉशिंग मशीन होती है, कपड़े सुखाने की जो मशीन होती है, जब हम अपने गीले कपड़े उसमें डालते हैं तो जब मशीन घूमती है तो जो उसका पानी होता है वो बाहर की तरफ, मतलब कपड़े बाहर की तरफ जाते हैं। ऐसे घूमेगा तो वो बाहर की तरफ जाएंगे और उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, जो एरिया रहता है मशीन के अंदर, ताकि वो जो पानी है वो उसमें से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो कपड़े कहाँ जाएंगे, ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे और जो एक्स्ट्रा पानी उनमें होगा वो निकल जाएगा। उसी तरह से दूध से मक्खन निकालना, ये भी मशीन हमने घर में देखी हुई है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि जब वो मशीन घूमती है तो इतनी तेजी से घूमती है कि बाहर की तरफ वो बल लगाती है। जो भी उसका पानी होगा या फिर आप कहोगे दूध होगा, वो बाहर की तरफ जाएगा और जो भी उसमें मक्खन वाला पार्ट होगा वो उसके सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दूध से मक्खन निकालना भी किसका उदाहरण हुआ, अपकेंद्र बल का हुआ। तो ये थे अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। यहीं पे हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और इसी तरह की क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।